वेलकम बैक। पिछली कक्षा में हमने बताया कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे आईएएस के मेंस के क्वेश्चंस को, और मज़ार में कितनी त्रुटियों वाला आपको आंसर शीट दिखाया जा रहा है। उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है राजकाज का, तो इसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी के वो लोग भी पढ़ाते ही हैं ठीक ठाक, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कितनी है ये हम बता रहे हैं, और कैसे लिखना ये हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टर्मिनोलॉजी जैसे उसमें था समावेशी विकास, वित्तीय समावेश, ये सब चीज़ें जो है आपको बताया हमने कि सब शब्दों को, जाल को नहीं समझ पाइएगा तो आंसर नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाइएगा। तो क्वेश्चन को समझने के लिए उनके शब्दों को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो है कल हमने बताई थी, फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काला धन आपको बता दिया था, ब्लू चिप, कोर सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, बार्टर बता दिया था। बफर स्टॉक से शुरू करेंगे। तो बफर स्टॉक क्या है? डेफिनेशन लिखने को नहीं आता है, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होता है, पहले कभी आता था। तो बफर स्टॉक का मतलब सरकार द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए जिन खाद्यान्न का वस्तुओं का स्टॉक करती है, भंडारण करती है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। खत्म। अब आप माल्थस का और तमाम नरगसे का जो वो है डेफिनेशन मत याद करिए, मत लिखिए, क्योंकि उसमें आपकी मौलिकता नहीं है। जब आपकी मौलिकता नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका आंसर बेकार है। तो इसलिए उसको रट के लिखने के बजाय जो हम बता रहे हैं ऐसे लिख दीजिए। इतना तो आपको हम समझा ही दे रहे हैं कि बफर स्टॉक क्या है। तो आपात स्थिति से, सरकार द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण, अतिरिक्त भंडारण करना, जिससे उन विषम दिनों में, उन खराब दिनों में, आपत्ति स्थिति में आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। हो गया। तो बफर स्टॉक सरकार अलग रखती है, जैसे अकाल पड़ गया, कोई ऐसी बात हो गई, महामारी फैल गई, खराब हो गया, तो वो अन्न को, उस अनाज को अपने नागरिकों के भोजन के लिए स्टॉक के रूप में रखता है। अब ये मत सोचिएगा कि वो स्टॉक जो है बाद में क्या होता है, फसल तो अगले साल कट जाएगी, तो रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि बफर स्टॉक भरा पड़ा है। उस फसल को आप 1 साल से ज़्यादा रख नहीं सकते, कीड़े लगने का भी डर है, खतरा खराब होने का। तो सरकार क्या करती है कि उस बफर स्टॉक को, नया अनाज का उत्पादन और मार्केटिंग होने से जस्ट पहले सब गोदाम खाली करके माल फील्ड में भेज देती है, जहाँ पे वो पीडीएस के थ्रू बढ़ जाता है। और ये काम साथ साथ चलता है। एक तरफ से बफर स्टॉक खाली होता है, दूसरे तरफ से नए फसल का बफर जो उसमें उसी स्टोर में डाला जाता है, गोडाउन में। तो एक चक्र चलता रहता है उन दिनों में जब फसल का कटाई के बाद मार्केट में आने लगता है। तो उतना आगे मत जाइए, बस उसका मतलब इतना ही समझिए कि आपात स्थिति में मांग और पूर्ति, खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार एक अलग भंडारण करती है, जिसको बफर स्टॉक कहते हैं। हो गया। अब अगला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का मतलब समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। डायरेक्ट इनकम टैक्स आप देते हैं, डायरेक्ट, और आप जीएसटी देते हैं, इनडायरेक्ट। होटल में खाना खाते हैं, कोचिंग में पढ़ने आते हैं, तो आप डायरेक्ट सरकार को नहीं कर दे रहे हैं ना, आप हमें दे रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं जीएसटी, वो उसको देता है। कई बार वो घपला कर लेता है उस पर मत जाइए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि जो टैक्स व्यक्ति के द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है वो प्रत्यक्ष कर हो गया, और जो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पर्दे के पीछे से या किसी बिलिंग के तहत किसी तीसरे यूनिट को दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन है? इनकम टैक्स है,
LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक ही बात है। और क्या है? गिफ्ट टैक्स है। आपको कभी कोई गिफ्ट देता ही नहीं है तो क्या टैक्स दीजिएगा, लेकिन जान लीजिए पूरे जीवन में हमको तो आज तक किसी ने गिफ्ट ऐसा नहीं दिया जिसमें गिफ्ट टैक्स देने की ज़रूरत पड़ी हो। और परिवार के 8 लोग देते हैं तो 10 लोग, तो उनका लगता नहीं है, तो आप डायरेक्ट देते हैं तो इट इज़ ए गिफ्ट टैक्स। तो ये प्रत्यक्ष देते हैं तो ये हो गया, इनमें कौन कौन है ये हो गया। और अप्रत्यक्ष रूप से तमाम देते हैं, GST देते हैं, हाँ इसमें हाउस टैक्स भी देते हैं, ये भी डायरेक्ट है। GST देते हैं, GST के अलावा जो है आप और क्या देते हैं? अब तो GST कॉमन हो गया है, तो उसकी सारे जो तमाम तरीके के टैक्स इसी में आ जाते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स है एक, निगम कर, ये कंपनियों के लाभ पे दिया जाता है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। अप्रत्यक्ष कर में GST जैसा हो गया, एक आध और कुछ होगा जो ध्यान नहीं आ रहा है। आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है। अगला है क्रेता एवं विक्रेता बाजार। इसका मतलब ये होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे क्रेता खरीदार को मौज ही मौज है। मौज ही मौज का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो है इम्पोर्टेंस है उस बाजार में, गया खरीदने, सामान इतना भरा पड़ा है, मिठाई की दुकान पे इतना मिठाई है कि खरीदार नहीं है, तो गया 1 किलो खरीदने 4 किलो खरीदेगा, कहेगा आज तो मज़ा आ गया यार। सब्जी है, टमाटर है, आधा किलो खरीदने गया, देखा टमाटर ही टमाटर है, भाव गिरा हुआ है, खरीद लो 4 किलो। तो जिस बाजार में क्रेता को मौज हो किस तरीके से कि उसकी डिमांड कम हो और वहाँ सप्लाई ज़्यादा हो, जिससे उसको सस्ता दाम पे सस्ते दाम पे उसको मिला, तो क्रेता बाजार। याद रखने का तरीका क्या है कि क्रेता जहाँ पे मौज कर रहा हो क्रेता बाजार हो गया, जहाँ विक्रेता मौज कर रहा हो कहेगा आजा बेटा, कल 1 रुपये, कल 50 रुपये किलो टमाटर खरीदे, आज तो 100 रुपये है। तो जहाँ पे विक्रेता मौज कर रहा है, ऐसे याद रखिए, क्रेता जहाँ मौज करे वो क्रेता बाजार, और विक्रेता जहाँ मौज करे वो विक्रेता बाजार, बस खत्म, इतनी सी बात है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेता बाजार में डिमांड एंड सप्लाई के उपलब्धता का मूल्यांकन करिए, तो कैसे मूल्यांकन करिएगा? पहले क्रेता बाजार मालूम तो हो, तभी ना मूल्यांकन करिएगा। तो इतना आसान तरीके से समझाना जिससे आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। तो याद रखिए, क्रेता बाजार मतलब जहाँ क्रेता की मौज मस्ती खूब हो रही हो, खूब फायदे पहुँच रहे हों। और विक्रेता बाजार जहाँ विक्रेता को फायदे पहुँच रहे हो, विक्रेता बाजार हो गया। अगला है फ्री पोर्ट। पोर्ट तो आप जानते ही होंगे, बंदरगाह। अब फ्री पोर्ट का मतलब जहाँ पे सरकार का जो सीमा शुल्क है, ये सब चीज़ें जो है निर्बाध रूप से चली जा रही हो, फ्री पोर्ट हो गया। वहाँ पे रेगुलेशंस वगैरह कम होते हैं सरकार के, जैसे SEZ में होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्सेशन कम होता है, कई दफ़े शून्य भी होता है। तो फ्री, भैया नाम से अगर आप ढंग से सोचें तो सब नाम में ही छिपा है, फ्री पोर्ट। अरे भैया ये तो फ्री आदमी है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कानून का बंधन नहीं है। फ्री पोर्ट हो गया जहाँ पे पोर्ट से आने वाले सामानों को तमाम बंधनों से, तमाम टैक्सेशन से वो मिला हो, छूट मिला हो। अब उसके बाद आइए हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या है? हार्ड का उल्टा सॉफ्ट भी होता है ना, सॉफ्ट, हार्ड का उल्टा सॉफ्ट। तो हार्ड करेंसी क्या है? जब तक आप पढ़े नहीं होंगे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हार्ड करेंसी क्या है। शर्मा जी बताइए आप ही, हार्ड करेंसी क्या है? अब ये तो कह नहीं सकते कि देखने में बड़ा हार्ड होता है यार, बड़ा भारी और बड़ा मजबूत होता है, उसे हार्ड करेंसी बोलते हैं, ये तो नहीं है। हार्ड करेंसी मतलब विश्व की वे मुद्राएं जिनकी उपलब्धता बड़ी मुश्किल से हो पाती है
और होती है तो उनके अपने कंडीशंस पे होती है। वो कहेगा नहीं दूंगा डॉलर, जाओ। तो हार्ड करेंसी जैसे यूरो, यूरोपियन यूनियन का यूरो, अमेरिका का डॉलर, दिनार अरब कंट्री का, और जापान का येन, और एक और है कोई, ये सब हार्ड करेंसी है। अब जाइएगा एक्सचेंज करने तो कहेगा भाई 3 दिन बाद दूंगा, कहिएगा 1 लाख का जरा डॉलर दे दो तो कहेगा अभी तो मुश्किल है, 3 दिन लगेगा। तो हार्ड करेंसी का मतलब जिसकी उपलब्धता जो है बाजार में आसानी से नहीं होती, और उनका जो एक्सचेंज है वो आपस में विनिमय जो है काफ़ी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है, आसानी से नहीं मिलती है, इसीलिए उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। अभी आप जाइए डॉलर लेने, वही सेम कहानी, कहेगा कि आज तो डिलीवरी नहीं दूंगा, परसों मिलेगा। और रुपया लेने जाइए, अगर कोई डॉलर लेके आए या कहे भैया इसका रुपया दे दो, कहेगा यार जल्दी दे फटाफट। उस पर आपको जो है नोचने वाले 10 होंगे, हमारे दुकान से लो भैया, हमारे यहाँ। एयरपोर्ट पे देखिए क्या हालत होती है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास डॉलर होता है तो कैसे लोग झुकते हैं, दुकानदार वहाँ जो जो वो मुद्रा एक्सचेंज करते हैं। और हम बांग्लादेश ढाका गए थे तो वहाँ हमने इंडियन रुपीज़ को कहा कि दे दो, कह रहा नहीं है कहिए कि डॉलर दे रहा हूँ, बांग्लादेश का टका दे दो तो खट से दे देगा। तो इसी का उल्टा हो गया सॉफ्ट करेंसी, मतलब जिसकी उपलब्धता बहुत है यार, जितना चाहो ले लो। बांग्लादेश का टका, पाकिस्तान का रुपया, इंडिया का रुपया, नेपाल का रुपया, कितना चाहिए, जाओ एक्सचेंज में तुरंत कहेगा लाओ लाओ लाओ। तो हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी ये होती है, मार्केट में जिसकी उपलब्धता बहुत हो सॉफ्ट करेंसी हो गई। हार्ड करेंसी, अरे बड़ा हार्ड है, कहते हैं ना देसी भाषा में, अरे बड़ा हार्ड है वहाँ जाना यार, तो मतलब कठिन है। हॉट मनी, हॉट मनी क्या है यार, मैं भी भूल रहा हूँ। हॉट मनी, हॉट मनी ध्यान से उतर रहा है। हाँ, हॉट मनी का मतलब होता है कि मूवेबल अक्रॉस द कंट्री, दुनिया में एक देश से दूसरे देश तक जो मूव करती है, जो आती जाती है करेंसी बिना किसी बाधा के, उसे बोलते हैं हॉट मनी, जैसे डॉलर। और उसका उल्टा है कोल्ड मनी। तो हॉट मनी का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द कंट्री वो फिजिकल फॉर्म में दिखाई कम पड़ती है, लेकिन कोल्ड कोल्ड मनी जो उसका उल्टा है वो एक्चुअल करेंसी होती है, जैसे आप फिजिकली देख सकते हैं। मुद्रास्फीति कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा एक चैप्टर है इस पर। अब यहाँ ये हो गया था अवमूल्यन। देखिए, अवमूल्यन को डीवैल्यूएशन कहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन, वैल्यू, डीवैल्यूएशन। हाँ, तो मुद्रा का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति गिर जाना, ये मुद्रा का अवमूल्यन है। अवमूल्यन मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट, इतना याद रखिए। और विमुद्रीकरण क्या है, वही जो मोदी जी ने 2016 में किया था, डी मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन मतलब प्रचलित मुद्रा को, प्रचलित करेंसी को समाप्त कर देना। मोदी जी ने अनाउंस किया था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो दैट इज विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, माने वो जो मुद्रा का स्वरूप था वो गया, खत्म। क्लियर है? तो ये हो गया डीमोनेटाइजेशन और वो हो गया डीवैल्यूएशन। दोनों में अंतर समझ गए आप। इसमें परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मूल्य मुद्रा वहीं रहती है,
और विमुद्रीकरण में वो मुद्रा का प्रचलन जो है समाप्त हो जाता है। अगला एक टर्म है वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट, और दूसरा है राजस्व घाटा। वित्तीय घाटा का मतलब जब सरकार को जितनी आमदनी होनी चाहिए जीडीपी में और जितना खर्चा है, उन दोनों के बीच का अंतर वित्तीय घाटा है। और राजस्व घाटा क्या है? छोटा सा एग्जाम्पल, सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए जितना पैसा खर्च होता है और उसको उसी अनुपात में उसको प्राप्त नहीं होती, तो राजस्व घाटा हो गया। तो राजस्व घाटा वित्तीय घाटा का एक सब सेट है। वित्तीय घाटा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। राजस्व घाटा में राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व निरीक्षक, बिहार में पद है ना अंचल अधिकारी कार्यालय में, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। एक राजस्व संग्राहक भी होता है, रेवेन्यू कलेक्टर, क्लास 3 होता है वो। कलेक्टर से मत कुछ समझिए ये कि IAS होता है। तो जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, रेवेन्यू क्या हुआ? पैसा, सीधा सीधा रेवेन्यू मीन्स पैसा, मनी, करेंसी, नोट, क्वाइंस, ये सब राजस्व कहलाते हैं, जो प्रति माह या प्रतिदिन आपके रनिंग बिजनेस में आते हैं। राजस्व एक्सपेंडिचर हम बताए थे एक बार, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बताए थे, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। तो जो राजस्व व्यय था कि प्रतिदिन जो आप काम करते हैं उसमें कितना रनिंग खर्चा आता है, वो राजस्व व्यय था। तो वैसे ही राजस्व घाटा है। उस चीज़ को चलाने के लिए जितने पैसे आप कोचिंग चलाने के लिए लगाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, उसकी तुलना में कितने राजस्व प्राप्त हुआ, कितना धन प्राप्त हुआ, उन दोनों का गैप राजस्व घाटा हो गया। अब आप जीवन में नहीं भूलेंगे कि राजस्व घाटा होता क्या है। क्लियर है? और वित्तीय घाटा उसका सबसेट है, उसका अर्थव्यवस्था का। आगे है, लास्ट एक डिस्कस और करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था के जो 4 प्रकार हम बता रहे थे, जिसमें पहले था कमांड में पारंपरिक, दूसरा है कमांड, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और चौथा बाजार, जो आपको मेंस के क्वेश्चन बताएं। तो ये सब आगे पढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था ज़्यादा जरूरी है इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत जैसे देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना ज़्यादा प्रासंगिक है। खाली बाजार अर्थव्यवस्था का होना प्रासंगिक नहीं है, नहीं तो गरीब लोग मरने लगेंगे भूखों। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ पे सरकार जो है वही प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को चलाने के पक्ष में होती है और चलाती है। जैसे अदानी अंबानी जी की तमाम कंपनियां हैं, वैसे सरकार की भी कुछ तमाम कंपनियां, जैसे BHEL, NTPC, NHPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोनों की उपलब्धता जो होती है अर्थव्यवस्था में, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये कुछ हद तक PPP मॉडल पे, PPP जैसी है, लेकिन PPP नहीं है। PPP में सरकार और प्राइवेट दोनों हाथ मिला के पार्टनरशिप में काम करते हैं। क्लियर है? और मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलते नहीं हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये अलग करता है, ये अलग करता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, दोनों के रूल रेगुलेशन अलग है, दोनों के उत्पाद अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है। लेकिन PPP में दोनों मिल के काम करते हैं। प्रोजेक्ट एक ही होगा X, उसमें सरकार भी होगी और प्राइवेट भी होगी, वो हो गया PPP। और सरकार भी होगी और अलग प्राइवेट भी होगा, दोनों का कोई रिलेशन, को रिलेशन बीच में जुड़ाव नहीं होगा। PPP में जुड़ाव था, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
पब्लिक अलग है, प्राइवेट अलग है, पार्टनरिंग नहीं है। तो दोनों अलग अलग है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, और पीपीपी क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन शब्दों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक जो है मुश्किल होगा। और इसी पीपीपी पे एक क्वेश्चन और आईएएस में मुझे ध्यान आया था कि पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्यों जरूरी है। वो क्वेश्चन खुल जाएगा। वो क्वेश्चन पे दिखाता हूँ आपको, इसमें होगा ना, किस नाम से, जीएस ऊपर होगा क्या? हाँ ये है। देखिए क्वेश्चन पीपीपी पे एक और आया हुआ था। ध्यान नहीं आ रहा कहाँ हमने पढ़ा था, लेकिन पीपीपी पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आज की डेट में ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम पीपीपी की बात कर रहे थे, वो ज़्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि सरकार के पास संसाधनों क्या उतना, ये चलो बंद करना इसका ब्लैक जो है। अरे सॉरी, और ये इस पे जाना पड़ेगा। तो पीपीपी पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों, प्राइवेट इंटिटी का आपसी समामेलन है, आपसी गठबंधन है। और इसमें सरकार का जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 50% से नीचे रखती है। इसलिए कि 50% से नीचे अगर आप सरकार नहीं रखेगी तो उसके तमाम जो रूल रेगुलेशन है सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के, वो सब लागू हो जाते हैं। तो फिर वहीं सरकारी कंपनी बन जाती है। तो इसलिए पीपीपी में सबसे पहला पॉइंट रहता है कि लेस देन 50% इक्विटी सरकार की हो, अन्यथा प्रॉब्लम आएगी। दूसरा कि पीपीपी के जो फायदे हमने गिनाए, उन फायदों के अलावा सरकार जो है एक सिर्फ सजेस्टिव रिकमेंडरी एडवाइजरी रोल में रह जाती है इस पीपीपी के अंतर्गत बने हुए एंटिटी को, कोई भी औद्योगिक संस्थान हो या कुछ भी हो। और इस पीपीपी के तहत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी वजह से सरकार की वित्तीय जो स्ट्रेंथ है उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार अपने पैसे को कहीं और जो है यूज करती है। और पीपीपी में घाटा होने और क्षति होने की स्थिति में सरकार डायरेक्ट जिम्मेदार भी नहीं होती। तो पीपीपी के लिए जो है ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में आर्थिक विकास के लिए पीपीपी मॉडल सबसे ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि उन कंपनियों का इंस्टॉलेशन से लेके उनकी कमीशनिंग तक जो है वो प्राइवेट के हाथों में रहता है और सरकार जो है माइनॉरिटी में रहती है, वो सिर्फ सजेस्टिव और एडवाइजरी रोल में रह जाती है। तो पीपीपी मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम बता रहे थे, तो उसमें पीपीपी मॉडल जो है काम आता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था टोटल जो है ये प्राइवेट और ये पब्लिक का जुड़ाव नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इसमें जुड़ी हुई नहीं है, अब पीपीपी में जुड़ी हुई है। ये ए और बी
ये नहीं जुड़ी है, और ये जो इसमें जो ए और बी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पीपीपी मॉडल क्या है, इस पे क्या फ़ायदे हैं और ये कितना सफल है, ये चीज़ हमने बताया। तो इसको जो है ढंग से ध्यान से समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो क्वेश्चन सेशन में डाल दीजिए। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं दूसरे फैकल्टी के साथ 5-10 मिनट में। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते प्रीसा IAS ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन क्लास उस पर ट्रांसफ़र हम करने वाले हैं बहुत जल्दी, 6 तारीख से। उससे पहले आप ऐप डाउनलोड करके उसको जो है सब्सक्राइबर बन जाइए, मात्र 999 रुपये पर। तो प्रीसा IAS, द ओनली IAS कोचिंग सेंटर विच इज़ रन बाय IAS ऑफिसर्स, जैसा कि आवर स्लोगन इज़ IAS बाय द IAS। थैंक यू सो मच।